सुकरात का एक बहुत सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा जीवन जिसे हम कभी जांचते नहीं, परखते नहीं, क्या वो वाकई जीने लायक है? गहरा सवाल है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ आज हम उस महान विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, फिर भी पश्चिमी दर्शन की पूरी नींव रखती। हाँ, ये बात तो है। हमारे पास सुकरात, जीवन, ज्ञान और दर्शन जैसे कुछ स्रोतों से अहम जानकारी है, और इनकी मदद से हम कोशिश करेंगे कि इस अनोखे दार्शनिक की सोच को थोड़ा समझ सकें, उसकी परतें खोल सकें। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ उनकी बातें जानना नहीं है। हम इन स्रोतों के जरिए सुकरात के जीवन की उन खास घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने उनके दर्शन को, उनकी सोच को एक आकार दिया। अच्छा। उनके ज्ञान और नैतिकता एथिक्स पर जो विचार थे उनके तह तक जाएंगे, और ये भी देखेंगे कि आज भी इतनी सदियों बाद भी उनकी बातें क्यों इतनी रेलेवेंट लगती हैं, क्यों जरूरी हैं। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि एथेंस के बाजारों में घूमने वाला वो आदमी आज भी हमें क्यों सोचने पर मजबूर करता है। सही बात। तो ठीक है, इस सफर की शुरुआत हम करेंगे सुकरात के जीवन और उस समय के माहौल को समझने से। फिर देखेंगे कि उनके ज्ञान पाने के तरीके क्या थे। बड़े अनोखे तरीके थे उनके, कैसे वो लोगों से सच निकलवाते थे। वो डायलॉग्स वाली मेथड है। हाँ, और फिर उनके नैतिकता के विचार, खासकर वो ज्ञान ही सद्गुण है वाली बात, उसे समझेंगे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि उनके दर्शन की आलोचनाएं क्या हुई और आज हमारे लिए उनका क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं सुकरात के एथेंस से। तो पहले सुकरात के जीवन और उनके समय पर एक नजर डालते हैं। जन्म हुआ 469 ईसा पूर्व एथेंस में। पिता सोफ्रोनिस्कस वो मूर्तिकार थे और माँ फेनारेटी एक दाई थी। हाँ, और ये बात आगे उनके दर्शन में भी झलकती है, वो बौद्धिक दाई वाला कॉन्सेप्ट। सही कहा। और एक दिलचस्प बात ये भी कि वो खुद को सिर्फ एथेंस का नहीं बल्कि विश्व नागरिक कहते थे। उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत ही आगे की सोच थी। बिल्कुल। और उस जमाने को समझना भी जरूरी है। सुकरात का समय वो था जब एथेंस का वो सुनहरा दौर, वो गोल्डन एज, थोड़ा ढलान पर था। अच्छा। हाँ, स्पार्टा के साथ एक बहुत विनाशकारी युद्ध हुआ था, पेलोपोनेशियन युद्ध। उसमें एथेंस हार गया था। करीब 404 ईसा पूर्व की बात है ये। इस हार ने न सिर्फ एथेंस की राजनीतिक ताकत कम की, बल्कि समाज में भी एक तरह की, कह सकते हैं, नैतिक और बौद्धिक उथल-पुथल मचा दी थी। पुरानी मान्यताएं हिल रही थी। और इसी माहौल में वो सोफिस्ट विचारक भी तो थे, है ना? बिल्कुल। सोफिस्ट वो थे जो पैसे लेकर सिखाते थे, भाषण कैसे देना है, सफल कैसे होना है। और उनका मेन फंडा ये था कि सच और नैतिकता जैसी चीजें वो सब्जेक्टिव होती हैं, हर इंसान के लिए अलग। अच्छा, यानी मेरा सच और तुम्हारा सच वाला हिसाब। हाँ, कुछ वैसा ही। मनुष्य ही सब चीजों का मापदंड है, ये उनका एक तरह से नारा था। अब ऐसे माहौल में सोचिए, सुकरात घूम घूम कर लोगों से पूछ रहे हैं, न्याय क्या है, सच क्या है, सद्गुण क्या है, और ये कह रहे हैं कि नहीं, एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव सच होता है। ये तो समय के माहौल के एकदम उलट था। वो स्थापित विचारों को चुनौती दे रहे थे। बिल्कुल, और सत्ता को भी। और शायद यही उनके लिए खतरनाक भी साबित हुआ, क्योंकि जो आरोप उन पर लगे वो तो बहुत सीरियस थे। निश्चित रूप से। देखिए, जब सुकरात के तरीके, वो लगातार सवाल पूछना, लोगों की अज्ञानता को दिखाना, ये सब पॉपुलर होने लगे, और खासकर एथेंस के नौजवान उनसे प्रभावित होकर पुरानी बातों पर सवाल उठाने लगे। हाँ। तो जो पावरफुल लोग थे समाज में, उन्हें खतरा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि भाई, ये तो युवाओं को बिगाड़ रहा है, हमारी परंपराओं के खिलाफ, देवताओं के खिलाफ भड़का रहा है। अच्छा। इसीलिए उन पर 3 मेन आरोप लगे। शहर के देवताओं को नहीं मानना, नए देवता गढ़ना, दूसरा युवाओं को गुमराह करना, और तीसरा इस तरह से देशद्रोह करना। और इसका अंत तो हम जानते हैं, बहुत दुखद हुआ। हाँ, 399 ईसा पूर्व में उन पर मुकदमा चला। जूरी थी जिसमें कई लोग या तो सोफिस्ट सोच वाले थे या सुकरात की टोकाठाकी से वैसे ही नाराज थे। उन्होंने दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई, हेमलॉक जहर पीने की सजा। कहा जाता है कि दोस्त उन्हें भगाना भी चाहते थे जेल से। हाँ, ऐसी कहानियां हैं, लेकिन सुकरात ने मना कर दिया। कहा कि मैंने पूरी जिंदगी एथेंस के कानूनों का पालन किया है, अब चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, मैं उनका उल्लंघन नहीं करूंगा। ये जो बलिदान था उनका, ये उनके विचारों की ताकत और अपने उसूलों पर टिके रहने का एक प्रतीक बन गया। तो ये था सुकरात का जीवन और वो समय। अब जरा उनके विचारों की गहराई में उतरते हैं। ज्ञान के बारे में क्या सोचते थे सुकरात? उनके लिए असली ज्ञान क्या था? और ये जो हम कहते हैं ना, ओपिनियन, राय, उससे ये कैसे अलग था? ये उनके दर्शन का एकदम सेंटर पॉइंट है।
उनके लिए ज्ञान, जिसे वो एपिस्टेमे या प्रमा कहते थे, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करना नहीं था। सच्चा ज्ञान वो यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक और ऑब्जेक्टिव, मतलब वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ मतलब ये कि वो किसी की पर्सनल पसंद नापसंद या भावनाओं या धारणाओं पर डिपेंड नहीं करता। जैसे एक स्रोत में कहा भी है, ओपिनियन के नेवर बी नॉलेज। आपकी राय कभी ज्ञान नहीं हो सकती। ज्ञान वो है जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे और सबके लिए सच हो। ये तो सोफिस्टों से एकदम उल्टा हो गया। बिल्कुल। सोफिस्ट कह रहे थे जो मुझे सच लगे वो मेरे लिए सच। सुकरात ने कहा नहीं भाई, ऐसे तो कोई बात ही नहीं हो सकती, कोई बहस ही नहीं हो सकती। हमें पर्सनल रायों से ऊपर उठकर उस सच तक पहुंचना है जो हमेशा रहे, बदले नहीं और सबके लिए मान्य हो। तो फिर सवाल ये है कि ये ज्ञान मिलता कैसे है? अगर ये सिर्फ हमारी राय नहीं है तो इसे पाने का रास्ता क्या है? सुकरात ने क्या तरीके बताए? देखिए, सुकरात का मानना था कि सच्चा ज्ञान कहीं बाहर से नहीं टपकता, वो हमारी आत्मा के अंदर ही होता है। बस उसे बाहर निकालने की जरूरत है। और इसके लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए, जिन्हें हम आज सुकराती पद्धति या सुक्रेटिक मेथड कहते हैं। अच्छा, ये क्या पद्धतियां थी? थोड़ा बताइए इनके बारे में। सबसे पहली और बेसिक थी संदेहात्मक विधि, मतलब स्केप्टिकल मेथड। इसकी शुरुआत होती है ये मानने से कि मुझे नहीं पता। उनका वो फेमस कोट है ना, मैं बस एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। हाँ। ये सिर्फ ह्यूमिलिटी नहीं थी, ये एक टूल था। जब आप मान लेते हैं कि आप किसी चीज के बारे में पूरी तरह नहीं जानते, तभी तो आप सीखने और सवाल पूछने के लिए तैयार होते हैं। ये उन लोगों का घमंड तोड़ने का तरीका था जो बिना समझे ही खुद को ज्ञानी समझ बैठते थे। और यहीं से वो अपरीक्षित जीवन वाली बात भी जुड़ती है। बिल्कुल। अपने विश्वासों को लगातार जांचते रहो, परखते रहो। अपनी अज्ञानता को मानना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। दिलचस्प है। और दूसरी विधि? दूसरी है संवादात्मक पद्धति, डायलेक्टिकल मेथड। इसे बौद्धिक प्रसाविका या धात्री प्रणाली भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी। ये नाम उनकी माँ के पेशे से आया। अच्छा, दाइमा वाला। हाँ। जैसे दाई बच्चे को पैदा करने में मदद करती है, खुद पैदा नहीं करती, वैसे ही सुकरात मानते थे कि टीचर का काम छात्र के दिमाग में ज्ञान भरना नहीं है, बल्कि सवाल जवाब और तर्क वितर्क से उसके अंदर जो ज्ञान पहले से है उसे बाहर निकालने में मदद करना है। पर ये होता कैसे था, मतलब प्रैक्टिकली? वो किसी से मिलते थे, मान लीजिए पूछते थे न्याय क्या है, वो व्यक्ति कुछ जवाब देता था। फिर सुकरात ऐसे सवाल पूछते थे कि उस जवाब की कमजोरियां या उसमें जो विरोधाभास हैं वो सामने आ जाएं। अच्छा। ये सवाल जवाब तब तक चलता था जब तक वो आदमी या तो मान ले कि हाँ भाई मुझे ठीक से नहीं पता, या फिर एक ज्यादा साफ, ज्यादा लॉजिकल समझ तक पहुंच जाए। हाँ, ये प्रोसेस कई बार सामने वाले के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होता था। हाँ, कोई आपकी कमियां दिखाए तो किसे अच्छा लगता है। सही बात है, लेकिन सुकरात का मकसद बेइज्जत करना नहीं था, बल्कि सच की खोज में मदद करना था। यानी बातचीत से, तर्क से सच तक पहुंचना। ये तो आज भी बहुत जरूरी तरीका है। और कौन सी विधियां थीं? तीसरी जरूरी विधि है प्रत्ययात्मक या परिभाषिक पद्धति, कंसेप्चुअल मेथड। सुकरात मानते थे कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी पक्की डेफिनेशन जानना जरूरी है। उसका सार क्या है, एसेंस क्या है, वो पकड़ना जरूरी है। जैसे दुनिया में बहुत से साहसी काम होते हैं, लेकिन साहस अपने आप में क्या है? बहुत सी सुंदर चीजें हैं, लेकिन सौंदर्य का असली मतलब क्या है? वो इन जनरल कॉन्सेप्ट्स की एक यूनिवर्सल परिभाषा खोजना चाहते थे जो हर स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे लागू हो। यही कॉन्सेप्ट्स उनके हिसाब से ज्ञान का असली सब्जेक्ट थे। और वो आगमनात्मक और निगमनात्मक विधियों का भी जिक्र आता है। हाँ, वो भी इसी बातचीत का हिस्सा थी। हाँ। आगमनात्मक विधि मतलब कई सारे स्पेसिफिक उदाहरणों को देखकर एक जनरल परिभाषा या सिद्धांत तक पहुंचना। जैसे कई न्याय वाले कामों को देखकर ये समझना कि न्याय क्या है। ठीक है। और निगमनात्मक विधि मतलब एक जनरल सिद्धांत को स्पेसिफिक केस पर लागू करके देखना कि वो फिट बैठता है या नहीं। ये दोनों तरीके लॉजिक को ऑर्गेनाइज करने और नतीजों को पक्का करने में मदद करते थे। तो मतलब सुकरात ने ज्ञान पाने के लिए एक पूरा सिस्टम ही बना दिया था। खुद को जांचना, बातचीत करना, तर्क करना। ये वाकई कमाल है कि बिना कुछ लिखे उन्होंने सोचने का एक ऐसा तरीका दिया जो आज भी इतना रेलेवेंट है। बिल्कुल। और ज्ञान की ये जो खोज थी ना, ये उनकी तत्व मीमांसा यानी कि असलियत की नेचर के बारे में उनके विचारों से जुड़ी हुई थी। सुकरात के लिए ये जो फिजिकल दुनिया है, ये उतनी असली नहीं थी जितने कि ये प्रत्यय या संप्रत्यय थे, कॉन्सेप्ट्स या फॉर्म्स। अच्छा। जैसे न्याय का आइडिया। हाँ, न्याय का आइडिया, सुंदरता का आइडिया, ये सिर्फ दिमाग की उपज नहीं थे। ये एक तरह की हायर रियलिटी थे जो हमेशा रहते हैं, बदलते नहीं। तो ये आइडियाज ही असली थे उनके हिसाब से। हाँ, ये मानसिक थे पर व्यक्ति की सोच पर निर्भर नहीं थे।
ऑब्जेक्टिव थे। और इन आइडियाज का सच्चा ज्ञान हमारी आत्मा, सोल में पहले से होता है, हमें बस उसे याद करना होता है, रिकलेक्शन। और सुकराती बातचीत इसी में मदद करती है। इसीलिए सुकरात को आत्मावादी भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा उनके दर्शन का केंद्र थी। तो इस पूरी ज्ञान की बात का हमारे जीने के तरीके से क्या लेना देना है? सुकरात को तो हम मेनली एक नैतिक दार्शनिक, एक मॉरल फिलोसोफर मानते हैं। तो चलिए अब उनकी नैतिकता वाली बातों पर आते हैं। सुकरात के लिए ज्ञान की खोज कुछ दिमागी कसरत भर नहीं थी, उसका सीधा कनेक्शन था सही जिंदगी जीने से। उनकी जो नीति मीमांसा है, एथिक्स, वो पूरी तरह इंसान पर फोकस थी, और उसका बेस था सद्गुण, वर्च्यू। सुकरात का सबसे, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार यही था कि सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। सद्गुण ही ज्ञान है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि कोई भी आदमी नेक, भला या सद्गुणी तभी हो सकता है जब उसे पता हो कि सद्गुण क्या है। मतलब सही काम करने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि सही क्या है। अच्छा। सुकरात मानते थे कि इंसान नेचर से अच्छाई करना चाहता है, लेकिन वो बुराई इसलिए करता है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। वो अज्ञान की वजह से गलत चीज को अच्छा समझ बैठता है। उनका वो जो कॉल था ना, अपने आप को जानो, हाँ, वो असल में अपनी आत्मा को जानने का कॉल था, उस आत्मा को जिसमें समझ और नेकी का ज्ञान छिपा है। तो क्या वो ये मानते थे कि सारे सद्गुण असल में एक ही हैं, यानी ज्ञान? हाँ, ये उनका एक और जरूरी सिद्धांत था, सद्गुणों की एकता, यूनिटी ऑफ वर्च्यूज। वो मानते थे कि साहस, न्याय, संयम, समझदारी, ये सब अलग अलग गुण नहीं हैं। ये सब एक ही असली गुण यानी ज्ञान के अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग चेहरे हैं। अगर आपके पास सच्चा ज्ञान है तो आप अपने आप ही साहसी भी होंगे, न्याय करने वाले भी होंगे और कंट्रोल्ड भी होंगे। उनके लिए अच्छा, गुड वही है जो ज्ञान पर बेस्ड है। तो इक्वेशन बन गई, अच्छा इक्वल्स टू ज्ञान इक्वल्स टू सद्गुण। और इसी से जुड़ा उनका वो सबसे कंट्रोवर्शियल दावा है कि कोई भी जानबूझकर बुराई नहीं करता। ये बात तो मतलब थोड़ी हजम करनी मुश्किल है। हम तो रोज देखते हैं कि लोग जानते हैं कि कोई चीज गलत है, फिर भी करते हैं। हाँ, ये वाकई एक चुनौतीपूर्ण विचार है और इस पर सदियों से बहस चली आ रही है। सुकरात का तर्क ये था कि हर इंसान अपनी भलाई चाहता है, अपना अच्छा चाहता है। अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जानबूझकर अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो फिर? बल्कि वो अज्ञान की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से उस बुरे काम को किसी न किसी तरह अपने लिए अच्छा या फायदेमंद समझ रहा है। उसे असली अच्छे का ज्ञान नहीं है। अगर उसे सच में पता चल जाए कि कोई काम बुरा है और उसकी आत्मा के लिए नुकसानदेह है तो वो उसे कभी नहीं करेगा। ये उनका तर्क था। लेकिन इसमें इच्छा शक्ति, विल पावर का क्या रोल है? हो सकता है मुझे पता हो कि सिगरेट पीना बुरा है, पर फिर भी मैं पीता हूं। बिल्कुल सही सवाल है यह। और यहीं से सुकरात के दर्शन की आलोचना भी शुरू होती है। आपने विल पावर की बात की। ग्रीक में इसके लिए शब्द है अक्रासिया, यानी जानते हुए भी गलत करना। सुकरात इस संभावना को लगभग नकार देते हैं। अच्छा। उनके हिसाब से अगर आपको सच में गहराई से पता है कि सिगरेट पीना बुरा है तो आप नहीं पिएंगे। अगर आप फिर भी पी रहे हैं तो आपका ज्ञान ऊपरी है, सतही है, वो सच्चा ज्ञान नहीं है। ये तो थोड़ी मतलब ज्यादा ही आदर्शवादी सोच नहीं लगती? क्या उनके अपने शिष्यों ने भी इस पर सवाल उठाए थे? हाँ, उनके सबसे काबिल शिष्य प्लेटो ने ही इस विचार को पूरी तरह नहीं माना। प्लेटो ने बाद में कहा कि इंसान की आत्मा के 3 हिस्से होते हैं, तर्क, भावना और इच्छा। प्लेटो का मानना था कि कभी-कभी हमारी इच्छाएं या भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि वो तर्क को दबा देती हैं और हम जानते हुए भी गलत कर बैठते हैं। अरस्तु ने भी इस पर काफी लिखा। तो हाँ, सुकरात के इस दावे की आलोचना उनके अपने फिलोसॉफिकल वारिसों ने ही शुरू कर दी थी। और क्या आलोचनाएं हैं सुकरात के दर्शन की? एक आलोचना ये भी है कि ज्ञान को इकलौता सद्गुण कहना ये थोड़ा नैरो व्यू है। क्या दया, सहानुभूति, वफादारी जैसे गुण सिर्फ ज्ञान के ही रूप हैं या उनका अपना अलग महत्व भी है? सही बात है। सुकरात के सिस्टम में भावनाओं और इच्छाओं को ज्ञान के नीचे रखा गया। कुछ आलोचक मानते हैं कि ये इंसान के नेचर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको थोड़ा कम आंकना है। और हाँ, उनका वो बातचीत का तरीका वो कभी-कभी थोड़ा एरोगेंट या दूसरों को नीचा दिखाने वाला भी लग सकता था, हालांकि शायद उनका इरादा वो ना रहा हो। तो इन सब आलोचनाओं के बावजूद आज हम सुकरात को इतना क्यों याद करते हैं? उनका स्थायी प्रभाव क्या रहा? देखिए, आलोचनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन सुकरात का योगदान वेस्टर्न थॉट में मतलब एक फाउंडेशन स्टोन जैसा है। पहली बात, उन्होंने नैतिकता को, एथिक्स को
पर्सनल पसंद या समाज की रस्मों के दायरे से निकालकर तर्क और समझ का विषय बनाया। उन्होंने ये कोशिश की कि सही और गलत के ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड हो सकते हैं। और उनका अपना जीवन भी तो। हाँ, उनका जीवन ही उनका सबसे बड़ा संदेश बन गया। सच के लिए, अपने उसूलों के लिए जान दे देना, ये नैतिक साहस का, मॉरल करेज का एक अद्भुत उदाहरण है। वो बुद्ध या कन्फ्यूशियस जैसे एक महान टीचर थे जिन्होंने जीकर दिखाया कि कैसे सोचना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। उनका वो आत्म बलिदान, वो हमेशा से विचारकों और सच के खोजियों के लिए एक इंस्पिरेशन रहा है। ये भी कितनी अजीब बात है कि उन्होंने खुद एक शब्द नहीं लिखा, फिर भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक हैं। ये सचमुच कमाल है। उनके विचार हमें उनके शिष्यों, खासकर प्लेटो के डायलॉग से मिलते हैं, लेकिन उन विचारों में इतना दम था कि उन्होंने प्लेटो और फिर अरस्तू जैसे दिग्गजों के लिए रास्ता बनाया, जिनके काम पर पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी टिका है। सुकरात ने हमें सवाल पूछना सिखाया, अपनी मान्यताओं पर शक करना सिखाया, बातचीत का महत्व समझाया और सबसे बढ़कर ज्ञान और नेकी के लिए लगातार कोशिश करते रहने की प्रेरणा दी। उनकी वो वैचारिक सहिष्णुता की बात भी अहम है। बिल्कुल, दूसरों के विचारों को ध्यान से सुनना, भले ही आप सहमत ना हो, ये आज के इस पोलराइज समाज में तो और भी ज्यादा जरूरी लगता है। उनकी मृत्यु पर कहा गया वो कथन वाकई बहुत गहरा है। हाँ, मानवता तो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन सुकरात को जहर दिया गया था। ये शायद थोड़ी अतिशोक्ति लगे, लेकिन ये उस दर्द और गुस्से को दिखाता है जो समझदारी और सच की आवाज को दबाए जाने पर महसूस किया गया था। यह हमें याद दिलाता है कि विचारों को दबाना कितना खतरनाक हो सकता है। तो आज की इस चर्चा में हमने सुकरात के नाटकीय जीवन और उनके समय की उथल-पुथल को समझा। हमने देखा कि कैसे उन्होंने ज्ञान की खोज के लिए बातचीत, तर्क और खुद को जांचने के अनोखे तरीके अपनाए। हमने उनके सबसे चर्चित और थोड़े विवादास्पद विचारों जैसे ज्ञान ही सद्गुण है और कोई जानबूझकर बुराई नहीं करता की गहराइयों और उनकी सीमाओं को भी टटोला, और अंत में आलोचनाओं के बावजूद उनके स्थायी दार्शनिक असर को महसूस किया। हाँ, और सुकरात की विरासत सिर्फ फिलोसोफर्स के लिए नहीं है। उनकी सबसे बड़ी सीख शायद हम सबके लिए है। अपनी धारणाओं को चैलेंज करो, ऊपरी जवाबों से संतुष्ट मत हो और लगातार खुद से पूछो कि आप जो जिंदगी जी रहे हो, क्या वो वाकई मीनिंगफुल है? क्या आप अपने वैल्यूज और बिलीव्स को ईमानदारी से जांच रहे हो? वही अपरीक्षित जीवन वाली बात। बिल्कुल, उनका वो संदेश अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है, हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन और लगातार सीखने के लिए प्रेरित करता है। और आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में शायद ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सुकरात ने कहा कि ज्ञान ही सद्गुण है और बुराई अज्ञानता का नतीजा है। आज हम इंफॉर्मेशन के एक महासागर में जी रहे हैं। हर तरह की जानकारी हमारी उंगलियों पर है। सही बात है। तो क्या आज के इस कॉन्टेक्स्ट में सुकरात का ये विचार फिट बैठता है, या फिर सूचना यानी इंफॉर्मेशन और असली ज्ञान या समझ यानी विजडम या अंडरस्टैंडिंग के बीच एक बहुत बड़ा गैप है जिसे भरने की जरूरत है? क्या आज सुकरात